तो आज से हम बात करनी स्टार्ट करेंगे करंट असेट्स में, ठीक है। अब इसको हमने कितने हेड्स में बांटा हुआ है, तो याद रखना भैया 6 हेड्स में हमने क्या करा हुआ है, करंट असेट्स को बांट रखा है। याद करते हैं, सबसे पहले क्या आ जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसके बाद आ रहा है इन्वेंट्रीज, उसके बाद आ रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर हम बात करेंगे कैश एंड बैंक बैलेंस में, फिर उसके बाद आ जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और लास्ट में क्या आ जाएगा, अदर करंट असेट्स आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान देना कि करंट इन्वेस्टमेंट है क्या। बोलते हैं कि करंट इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट विच आर हेल्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड, दैट इज विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ देयर परचेज। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है किसकी, करंट इन्वेस्टमेंट की। क्या बोल रहे हैं कि भैया करंट इन्वेस्टमेंट हमारे वो इन्वेस्टमेंट है विच आर हेल्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। करंट इन्वेस्टमेंट काय पे कन्वर्ट होंगे भैया, कैश में कन्वर्ट होंगे। और कब का कन्वर्ट होंगे, विद इन अ शॉर्ट पीरियड। और ये शॉर्ट पीरियड कितना है, ये विद इन 12 मंथ्स है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया करंट इन्वेस्टमेंट का शॉर्ट पीरियड कितना है, तो आप मुझको बोलोगे भैया 12 महीने। मैं बोलूंगा 12 महीने कहाँ से काउंट कर रहे हो, तो आप बोलोगे जिस डेट पर हमने उसको क्या करा है, परचेज करा है। कोई दिक्कत हो रही है? यस। क्लियर हुआ? ये कैसे हो सकता है, हम किसी पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इक्विटी शेयर्स पर कर सकते हैं किसी दूसरी कंपनी के, बिल्कुल। प्रेफरेंस शेयर्स खरीद सकते हैं किसी दूसरी कंपनी के। लेकिन ध्यान से समझना कि भैया इस पीरियड का ध्यान रखना, विद इन 12 मंथ्स। इन्वेस्टमेंट हम गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ पर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हम डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में कर सकते हैं, हाँ जी हम बिल्कुल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हम म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, आंसर है बिल्कुल। समझ में आ गया? करंट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन समझ में आई आपको कि करंट इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट विच आर हेल्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन शॉर्ट पीरियड, दैट इज विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ दियर परचेज। समझ में आ गया? तो मैं 12 महीने कहाँ से काउंट करने वाला हूँ, जिस दिन से मैंने उसको परचेज करा। सिंपल है, ठीक है। हमने करंट असेट्स को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया हुआ है, तो मैंने उसको 6 साइड्स में क्लासीफाई किया हुआ। पहला मैंने आपके साथ चर्चा कर ली। यहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं है जिसपे मुझको डिस्कस करना हो? नहीं सर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें और भी क्या क्या आ रहा है, इसमें फिर आ रहे हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी आ रहे हैं, टू बी टेकन एज कैश इक्विवेलेंट प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज टू बी टेकन एज कैश इक्विवेलेंट वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये दोनों ही चीज़ें आपको और बढ़िया ढंग से समझ में तब आएगी जब हम CFS पर पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको ये समझा देता हूँ कि भैया मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमारे पास ऐसी सिक्योरिटीज है जिनको हम तुरंत ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज इसलिए हमारी कैश के इक्विवेलेंट होती हैं। क्लियर हुआ? हाँ। फिर सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, इन्वेंट्रीज आ रहा है। ध्यान से मेरी बात को समझना। सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, इन्वेंट्रीज आ रहा है। तो बोलते इन्वेंट्रीज मीन स्टॉक हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ अ ट्रेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। समझ में आ गया? इन्वेंट्रीज क्या भी है, हमारे पास स्टॉक है काई के लिए स्टॉक है ट्रेड के पर्पस के लिए। कब करते हैं हम जो भी हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होता है। समझ में आया? फॉर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। इन्वेंट्रीज में भैया क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? इन्वेंट्रीज में सिंपल सी बात ये वो बोलता हूँ जो मैंने खरीदा तो है लेकिन काई के लिए, बेचने के लिए, वही मेरा इन्वेंट्रीज में आ जाएगा, वही मेरा स्टॉक होता है। जैसे भैया क्या आ जाएगा उसमें, रॉ मटेरियल आ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा, फिनिश गुड्स आ जाएंगे, स्टॉक इन ट्रेड आ जाएंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग। तो ये जो ट्रेडिंग का मतलब है, ये ट्रेडिंग क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। हाँ बोलो। इन्वेंट्रीज का मतलब हो गया वो गुड्स जो ऑपरेटिंग साइकिल में फिनिश गुड्स बना के बेचने के यूज बस हो जाता है। सिंपल। क्योंकि तो सर अगर ये बेचने के यूज हुए तो ये एसेट्स में कैसे आ रहा है? एसेट्स कहाँ है, ये करंट असेट्स में आ रहा है, ओके सर। करंट एसेट्स में। ठीक है, करंट असेट्स की लो डेफिनेशन तो देखो क्या थी। करंट असेट्स की डेफिनेशन ध्यान है आपको, क्या थी? क्या थी बताओ? जो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कैश में कन्वर्ट हो जाए, यही तो है करंट एसेट्स की डेफिनेशन। तो इन्वेंट्रीज भी तो बाद में कैश में ही कन्वर्ट हो जाती है। आया समझ में? तो रॉ मटेरियल की हो सकती है इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस की हो सकती है, फिनिश गुड्स की हो सकती है, स्टॉक इन ट्रेड की हो सकती है, स्टोर एंड रिपेयर्स हो सकते हैं, लूज टूल्स हो सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, गुड्स इन ट्रांजिट है। 2 स्टार दिख रहे हैं यहाँ पर। इन 2 स्टार को पढ़ के देखते हैं कि इन 2 स्टार का मतलब है क्या। कहाँ पर इन 2 स्टार का मतलब, चलो देखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे
ट्रेड रिसीवेबल्स, मैंने इसमें समझाया था कि इसमें दो चीज़ें आती है, इसमें आपके डेटर्स भी आते हैं, इसमें आपके बिल्स रिसीवेबल भी आते हैं, याद आ रहा? Yes, sir. तो ट्रेड रिसीवेबल्स रेफर्स टू द अमाउंट रिसीवेबल्स ऑन अकाउंट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड बाय द कंपनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सिंपल है, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है भैया? अमाउंट रिसीवेबल्स जो मुझको मिलनी है। क्यों मिल रही है भैया? क्योंकि हमने क्या करेंगे, गुड्स को सेल करा होगा या फिर मेरी कंपनी ने क्या करा होगा, किसी को सर्विस प्रोवाइड करी होगी। कब करी होगी भैया? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। क्लियर हो गया? Yes, sir. They are classified as current assets if the amount is expected to be realized within the period of 12 months from the date of a balance sheet or within the operating cycle of the business। ध्यान से समझना, अगर ट्रेड रिसीवेबल्स आपके पास कैश में कन्वर्ट हो जाए, ध्यान से समझो मैंने क्या बोला, ट्रेड रिसीवेबल्स किस में कन्वर्ट हो जाए? कैश में कन्वर्ट हो जाए। कब भैया? या तो 12 महीने पर हो जाए। 12 महीने कहाँ से काउंट करोगे आप? बैलेंस शीट की डेट से। या फिर बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल पर कन्वर्ट हो जाए, या फिर बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल पर कन्वर्ट हो जाए, तो क्या कहलाएंगे? वो करंट असेट्स कहलाएंगे। क्लियर हो गया? टीआर में क्या क्या चीज़ें आती है? टीआर में भैया दोनों चीज़ें आती है, डेटर्स आते हैं और बिल्स रिसीवेबल्स आते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें से मुझको क्या माइनस करना पड़ता है? प्रोविजंस माइनस करने पड़ते हैं, चाहे वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो, चाहे वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हो। क्लियर हुई बात? यस सर। आ गया? हाँ। अगला मेरे पास है कैश एंड बैंक बैलेंस। सिंपल ही है कि कैश एंड बैंक बैलेंस शैल बी क्लासिफाइड एज बैलेंस विद द बैंक्स इन करंट अकाउंट। ठीक है जी। बैलेंस विद द बैंक इन अ डिपॉजिट अकाउंट विद ओरिजिनल मैच्योरिटी इज लेस देन 3 मंथ्स। सिंपल है। करंट अकाउंट में जो पैसा पड़ा वो है मेरे पास। मान लेते हैं कि बैंक के पास कोई बैलेंस है जो मैंने डिपॉजिट किया हुआ है, जिसकी ओरिजिनल मैच्योरिटी वैल्यू 3 महीने से कम है, वो आ जाएगा। चेक हो जाएंगे, ड्राफ्ट हो जाएंगे, वो सब आ जाएगा, या कैश इन हैंड है वो आ जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। अदर बैंक बैलेंसेस में क्या हो सकता है? ईयर मार्क्ड बैंक बैलेंसेस, जैसे कि अनपेड डिविडेंड, कि मतलब कंपनी ने भैया डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन अभी तक डिविडेंड पे नहीं करा गया, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? ईयर मार्क्ड बैंक बैलेंस। समझ में आ गया कि यहाँ पे जो पैसा जो है बैंक में पैसा है, लेकिन वो किस लिए है? वो किसी स्पेसिफिक काम के लिए, जैसे कि अनपेड डिविडेंड के रूप में। या हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट भी करते हैं जिसका मैच्योरिटी पीरियड 12 महीने तक हो या उससे कम हो। क्लियर हो गया? तो टोटल कितने थे? 6 थे ना? हाँ। करंट असेट्स को आपने 6 साइड्स में किया था क्लासिफाइड। सबसे पहले क्या था? करंट इन्वेस्टमेंट, ये मैंने चर्चा कर ली। फिर उसके बाद इन्वेंट्रीज पर चर्चा हो चुकी है। फिर हमने ट्रेड रिसीवेबल्स को समझा। फिर कैश एंड बैंक बैलेंस आ गया। उसके बाद क्या आ रहा है? अब शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो हमने किसी को दिए होंगे। ठीक है? गिवन एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। सिंपल है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या है? जो भैया रियलाइज कब होंगे? 12 मंथ्स में रियलाइज्ड होंगी। कहाँ से काउंट करोगे? बैलेंस शीट की डेट से काउंट करोगे, विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। नहीं आया समझ में? आगे सर। एक और है अदर करंट असेट्स। ध्यान से समझना, दिस इज इन ऑल इंक्लूसिव हेडिंग विच इनकॉर्पोरेट्स करंट असेट्स दैट डू नॉट फिट इनटू द एनी अदर असेट्स कैटेगरी शैल बी सच है, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, डिविडेंड रिसीवेबल्स हो गया, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, एंड एडवांस टैक्सेस हो गए। एफ वाले में क्या आ जाएगा? ध्यान से मेरी बात को समझो। ऐसा कोई करंट असेट जो पहले किसी कैटेगरी में फिट ना हुआ हो वो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हुआ? जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लियर हो रहा? जब हम प्रीपेड एक्सपेंस का क्या करते हैं कि मैंने किसी को एडवांस में मैंने खर्चा कर दिया, तो मेरे लिए क्या बनाता है? अदर करंट असेट्स बनाता है। डिविडेंड रिसीवेबल्स, अगर मुझे कहीं से डिविडेंड मिलना हो, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे और वहाँ से मुझको डिविडेंड मिलना हो, तो वो भी क्या बनाएगा? अदर करंट असेट्स में आ जाएगा। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने कहीं पर कोई निवेश किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वहाँ से इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है, तो वो भी यहीं पर आ जाएगा। एडवांस टैक्स जब हम पे करते हैं तो भैया ये भी क्या बनाता है? अदर करंट असेट्स में आता है। क्लियर हो गया? यस सर। आगे अब हम कुछ यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ था एक्सप्लेनेशन ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कैपिटल कमिटमेंट्स टू द एक्सटेंट नॉट प्रोवाइडेड फॉर। सुनना ध्यान से। जैसे कुछ हम बात करते हैं कंटीजेंट लायबिलिटीज, तो बोलते हैं कि दीज लायबिलिटीज रेफर्स टू द क्लेम विच आर अनसर्टेन टू अराइज बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग इन फ्यूचर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। कंटीजेंट वाली लायबिलिटी कब आती है? तब आएगी जब कुछ भैया फ्यूचर में कोई इवेंट होगा। दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ
अकाउंट्स बट डिस्क्लोज इन द नोट्स टू अकाउंट। ध्यान से समझना, आपसे पूछा जाएगा भैया कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है। ध्यान से इस चीज़ को समझो। मान लेते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी कोई ऐसी लायबिलिटी जो किसी फ्यूचर के इवेंट पर डिपेंडेंट होगी। ध्यान से इस चीज़ को समझो। मैंने कहा मान लो कोई एक्स व्यक्ति है, कोई वाई व्यक्ति है, इन दोनों के बीच में, ये दोनों भाई है मान लो एक्स और वाई क्या है, भाई हैं, समझ में। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, केस चल रहा। अगर मान लेते हैं किसी प्रॉपर्टी को लेकर, एक्स और वाई के बीच में क्या चल रहा है, केस चल रहा है किसी प्रॉपर्टी को लेकर। जब उसमें एक्स से केस हार जाएगा मान लो, तभी तो इसके ऊपर क्या आएगी, लायबिलिटी आएगी। आया समझ में? हाँ। ऐसा कुछ। तो कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या बोल रहे हैं कि दीज लायबिलिटीज रेफर्स टू द क्लेम विच आर अनसर्टेन टू अराइज बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन अ हैपनिंग इन फ्यूचर। क्लियर हुआ? फिर आप ध्यान रखोगे कि दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, लेकिन मैं इसको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज का करूँगा। क्लियर? अब देखो कंटीजेंट लायबिलिटी को भी क्या करा गया है, क्लासीफाई किया गया है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, किस पे बेस्ड है, हैपनिंग इन फ्यूचर पर। पहला वाला है क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेट। समझ में आया? हमारी कंपनी के अगेंस्ट कोई क्लेम है, या फिर बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक नॉट येट ड्यू फॉर पेमेंट। कोई भैया हमारे पास बीआर था। बीआर क्या होता है, असेट होता है, Yes, sir. करंट असेट्स होता है। तो हमने उसको क्या करवाया, डिस्काउंट का करवाया बैंक से, लेकिन अभी तक उसमें कोई पेमेंट नहीं हुई। तो ये भी समझ में आया, नॉट येट ड्यू फॉर पेमेंट। क्लियर हो गया? प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर आ जाएगा, या फिर गारंटीज गिवन बाय द कंपनी। ये सब के सब क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटीज है। ठीक है? इसी सेम तरीके से क्या आता है, कैपिटल कमिटमेंट्स आते हैं। इसमें क्या है, अ फ्यूचर लायबिलिटी फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन मेड। ध्यान से समझना, अनकॉल्ड अमाउंट ऑन पार्टली पेड शेयर। इसमें क्या है, इफ द कंपनी होल्ड्स partly paid shares of the other companies as investment, the uncalled amount on these shares is a commitment, as it will have to be paid when called. एग्जाम्पल आप ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने कहा मान लेते हैं आपने एक्स कंपनी के शेयर खरीदे। ध्यान से मेरी बात को समझो। आपने एक्स कंपनी के शेयर खरीदे, इसमें एक शेयर की कीमत 10 रुपये थी। कितने रुपए थी, 10 रुपीज। 10 रुपये। समझ में आया? अभी आपने 10 में से सिर्फ 6 रुपये पे करे। कितने करे, 6 रुपीज। अभी कितने पे करने बाकी है। तो आप क्या कह रहे हो कि जब ये 4 रुपये मुझसे मांगेंगे तब मैं इनको पैसा दूंगा। कब दूंगा, फ्यूचर में दूंगा। क्लियर हुई बात या नहीं हो रही? हाँ सर। पक्का? अब यहाँ से फिर से पढ़ते हैं। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, अनकॉल्ड अप अमाउंट बोल रहा हूँ, और पार्टली पेड शेयर बोल रहा हूँ। क्या लिखते हैं कि इफ द कंपनी होल्ड्स पार्टली पेड शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज एज इन्वेस्टमेंट, द अनकॉल्ड अप अमाउंट ऑन दिस शेयर इज अ कमिटमेंट। समझ में आ गया? एज इट विल हैव टू बी पेड व्हेन कॉल्ड। क्लियर? एक और है, एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड एंड नॉट प्रोवाइडेड फॉर पेनल्टी। अदर कमिटमेंट्स क्या आ जाएंगे, उनका कोई स्पेसिफिक नेचर हो सकता है, जैसे अरियर्स ऑफ डिविडेंड्स ऑन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सिंपल। ठीक है? इतना करो, इतना करो। फिर नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पार्ट सेकंड से।